पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कोशिका की संरचना, कोशिका के बाह्य आवरण के बारे में, सेल वॉल और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे द्विस्तरीय झिल्ली वाले माने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माने एक झिल्ली वाली, एक स्तरीय झिल्ली वाली कोशिका के कौन कौन से अंगक हैं उनके बारे में। तो पहला अंगक हम पढ़ रहे हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बाहर से एक स्तरीय झिल्ली से ही घिरा रहता है। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, इस तरह से जैसे हम कोशिका पढ़े थे, ये कोशिका पढ़े थे, कोशिका में केंद्रक था और केंद्रक के चारों तरफ इस तरह से नलिकानुमा संरचना, नलिकाओं का एक जाल पढ़े थे और ये इसका संबंध जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से था, है ना। इधर से ये न्यूक्लियस से, एक तरफ से न्यूक्लियस से या केंद्रक से जुड़ा रहता था, ये केंद्रक है ना, ये क्या है, केंद्रक है और ये है प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तरफ तो यह केंद्रक से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ ये कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ नलिकाकार संरचनाओं का एक जाल जो होता है वह कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। नलिकाकार कोशिकाओं का एक जाल बिछा रहता है जो क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। ठीक है, ये इसकी खोज की थी पोर्टर ने। कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसकी खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। मतलब प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोट्स कोशिका में आप अंतर देख चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में जिनमें की न्यूक्लियर मटेरियल में अलग से साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, कोशिका द्रव्य में कोई झिल्ली इस तरह की नहीं पाई जाती है। तो उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे कि बैक्टीरिया है ना, और माइकोप्लाज्मा है आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में परिपक्व आरबीसी में माने मनुष्यों के मैच्योर या परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या आरबीसी होती हैं, उनमें नहीं पाया जाता है और अंडाणु और शुक्राणु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स परिपक्व आरबीसी, अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवम को छोड़कर समस्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। गार्नियर ने इसको अर्गेस्टोप्लाज्म कहा। गार्नियर ने क्या कहा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसको, गार्नियर ने क्या कहा, अर्गेस्टोप्लाज्म कहा। और पेशी कोशिकाओं में, है ना, माने पेशी कोशिकाओं या मस्कुलर सेल्स में इनको क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और लिवर की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में इनको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, इनको ग्लाइकोसोम्स कहा जाता है। ये सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंड रफ। तो स्मूथ जो होती हैं उनमें किसी प्रकार के कोई दाने राइबोसोम्स के नहीं चिपके होते हैं। ये देखो, ये दाने को क्या कहते हैं, इनमें राइबोसोम्स के दाने चिपके रहते हैं, उनको कहा जाता है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये चूंकि राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का सिंथेसिस अधिक होता है। और स्मूथ जो होती हैं, चिकनी होती हैं, इनमें राइबोसोम्स के दाने नहीं होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित होता है, वसा के संश्लेषण से या लिपिड के सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। माने उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर वसा का संश्लेषण होता है, जिन कोशिकाओं में। ठीक है, तो दो प्रकार की मुख्यता हो गई, एक तो स्मूथ और दूसरी खुरदुरी। चिकनी और खुरदुरी दो प्रकार की होती हैं। मेढक की आंखों की रेटिना के जो पिगमेंट सेल पाए जाते हैं उनमें माइलॉइड बॉडी कहा जाता है। उनकी कोशिकाओं को माइलॉइड बॉडी कहा जाता है, जो कि वास्तव में क्या है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्हीं का रूपांतरित रूप या मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछा जाता है
कि मेढक की आंखों की रेटिना में जो माइलॉइड बॉडी होता है वो किसका मॉडिफाइड रूप है। तो किसका मॉडिफाइड या रूपांतरित रूप है? मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका का। अंतःप्रद्रव्य जालिका में चूंकि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं इनकी संख्या जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अब ये हो गया इसकी संरचना। इसमें संरचना में 3 मुख्य भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो नलिकाकार संरचनाएं जो होती हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं, उनको कहा जाता है, लंबी नलिकाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये देखो, लंबी नलिकाओं को क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और बीच के स्थान को उनका ल्यूमन कहा जाता है। उसके अलावा इसी में से बडिंग के फलस्वरूप यानी कि मुकुलन के फलस्वरूप कुछ वेसिकल्स बनते हैं, है ना, कुछ वेसिकल्स बनते हैं, गोलाकार होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स या आशय कहा जाता है। और उसके अलावा छोटी ब्रांच्ड या शाखित नलिकाएं होती हैं, अगल बगल में स्थित होती है, कहीं कहीं पर बीच बीच में, तो उनको क्या कहा जाता है? ट्यूबूल कहा जाता है। तो सिस्टर्नी का व्यास होता है लगभग 40 से 50 एंगस्ट्राम तक होता है। लैमेली या सिस्टर्नी का व्यास कितना होता है? 40 से 50 एंगस्ट्राम तक। और ट्यूबूल का होता है 50 से 100 एंगस्ट्राम तक होता है। और वेसिकल्स का होता है 25 से 500 एंगस्ट्राम तक होता है। इसकी संरचना में ये तीन मुख्य भाग होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबूल और वेसिकल्स। 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सिस्टर्नी, ट्यूबूल और वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में इतना ही संरचना के बारे में लिखना है आपको। उसके अलावा अब इसके कार्यों को देख लेते हैं। कोशिका को यांत्रिक सहारा या कंकाली आधार प्रदान करना। चूंकि ये नलिकाएं जो होती हैं वो कोशिका में इस तरह से कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं, और ये नलिकाएं जो होती हैं, जो द्रव होता है उस द्रव को ये आधार प्रदान करती हैं, सब मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इसीलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है परिवहन, कोशिका तथा बाह्य वातावरण के बीच में परिवहन। देखो कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है ये, यहाँ कोशिका द्रव्य से लेकर एक तो कोशिका के बाहर के वातावरण तक भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा किससे जुड़ा हुआ है? केंद्रक से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें परिवहन क्या होगा? एक तो कोशिका द्रव्य से बाह्य के वातावरण में अणुओं का और आयनों का अभिगमन में सहायक होता है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य से बाहर की वातावरण में, और साथ ही साथ कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियस या केंद्रक के बीच में भी न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। या केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म में जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो उनको बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो परिवहन, इसका 2 मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो होता है कंकाल की भांति मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, और दूसरा क्या कार्य है? परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, इधर से कोशिका से बाहर की ओर और कोशिका से केंद्रक और केंद्रक से कोशिका, इसमें ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी में चूंकि राइबोसोम्स होते हैं उसमें चिपके रहते हैं, इसलिए उसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए अधिक से अधिक सतह प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुवांशिक पदार्थों को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में परिवहन, अनुवांशिक पदार्थ देखो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में परिवहन। उसके बाद देखो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो वसा का संश्लेषण भी करती है, लिपिड का संश्लेषण तो उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जहां पर लिपिड का संश्लेषण अधिक होता है। तो एक तो ये हो गया संरचना उसका और उसका कार्य। तो कार्य क्या क्या हो गए? एक तो यांत्रिक सहारा प्रदान करना, दूसरा परिवहन, तीसरा निर्माण। एक और कार्य महत्वपूर्ण कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करना। जब कोई भी अंगक कोशिका के टूट जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसके निर्माण में, उसकी झिल्लियों के निर्माण में कौन सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के निर्माण में अंतःप्रद्रव्य जालिका सहायक होते हैं। साथ ही साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली यदि टूट जाती है किसी कारणवश तो उसके रिपेयरिंग के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भी सहायक होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी वेसाइकल्स के द्वारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल्स का भी निर्माण होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस की इस तरह से झिल्ली जो है क्षतिग्रस्त मालूम हो जाती है तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की ये सिस्टर्नी जो है यहाँ पर आकर
मिल जाती हैं और चिकनी इस तरह से यहाँ पर आकर इसको रिपेयर कर देती हैं या फिर इनके निर्माण में सहायक होती हैं। या फिर कोशिका विभाजन के बाद फिर से एक बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोशिका विभाजन के समय में लुप्त होती है, प्रोफेज अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में, तो फिर से वापस प्राप्त करने के लिए उस समय भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक कौन होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायक होती हैं। साथ ही साथ कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट के निर्माण में, वो चीज़ नहीं लिखे हैं हम यहाँ पर, और लिख लीजिए सेल प्लेट के निर्माण में भी, है ना, कोशिका विभाजन के समय में सेल प्लेट के निर्माण में भी सहायक होती है। तो पादप कोशिकाओं में, जैसे पादप कोशिकाएं जब दो भागों में बढ़ती हैं तो वो उनके बीच में खांच का निर्माण नहीं होता, बल्कि इस तरह से इनकी चिकनी या अंतःप्रद्रव्य जालिका बीच में इकट्ठी हो जाती हैं और इस तरह से इसकी झिल्ली का निर्माण कर देती हैं और कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का ही काम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गोल्गी काय के साथ।